नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये दीवानों का देश है, एक ऐसा देश है जहां भारतीयता हम दिलों में लेकर चलते हैं तो देशभक्ति को माथे पर रखते हैं। और एक ऐसा खेल जिसे हम सराखों पर बिठाते हैं वो क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट का महाकुंभ यहां पर है, भारतीयता का जश्न मनाने का वक्त है। फिर ऐसे में उस खिलाड़ी की बात क्यों ना हो जो मैदान पर रहे न रहे, 11 पर रहे न रहे, हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, हमारा दिल धक धक नहीं करता, हमारा दिल कहता है सचिन सचिन। तो सचिन चैंपियन खुद से धन्यवाद। सबसे पहले बिल्कुल चैंपियन नहीं बनने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया में हम है वहाँ पे, और जब भी कोई भी टीम किसी भी कंपटीशन में जब हिस्सा लेती है तो वो यही सोच के जाते हैं कि हम चैंपियन बन सकते हैं, और उसी तरह से भारत को भी वही सोचना चाहिए। हम ऑब्वियसली लास्ट टाइम चैंपियंस बने थे। चैंपियन बनना एक आसान चीज़ नहीं होती, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी आत्मविश्वास लगता है उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमें 2003 में हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, और न्यूजीलैंड में कुछ इतना अच्छा टाइम नहीं बिताया हमने। कोई मैचेस जो हमारे फेवर में जो रिजल्ट्स जाने चाहिए उतने मैचेस हम जीत नहीं पाए थे। मगर 2003 का जो वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका का, वहाँ हम फाइनलिस्ट थे और पूरी टूर्नामेंट में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। तो मैं यही समझना चाहूँगा अभी कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्ल्ड कप खेलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो जो भी हुआ है अब तक वो हिस्ट्री है। इसके आगे का सोचो, और ये अगर टूर्नामेंट हम अच्छा क्रिकेट खेले तो हम ज़रूर जीत सकते हैं। तो वर्ल्ड कप के रनअप में जो परफॉर्मेंस रहता है टीम का, वो ज़रूरी नहीं कि हम आगे, क्योंकि भारत के फैंस भाई जीतो तो ताली, हारो तो गाली, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। वो तो चीज़ें होती है कभी कभी, मगर आई थिंक प्लेयर्स को जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब जीत नहीं पाते तो एक फीलिंग जो होती है, आप जब वापस जाते हो ड्रेसिंग रूम में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। रूम में जाते हो आप और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ मैच में क्या गलत किया और क्यों किया, ये वैसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। तो वो एक फीलिंग अच्छी नहीं होती, मैं यही कहना चाहूँगा। और जब जीतते हो तो वो एक आत्मविश्वास ऐसा बन जाता है कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में से बाहर निकल आने की आपको शक्ति मिल जाती है। जब आप जीत रहे होते हो तो कोई भी चैलेंज आपके सामने आए, मैं एक अलग तरह का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये टेस्ट क्रिकेट का एग्जाम्पल है, मगर हम उस समय हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, हम वर्ल्ड नंबर 1 थे टेस्ट क्रिकेट में, और उस समय हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, नेपियर में टेस्ट मैच थी, और हमें फॉलो ऑन दिया गया था। 2 दिन के ऊपर ज़्यादा टाइम बाकी था, मुझे लगता है 2.5 दिन बाकी थे। और उस समय हमें गैरी कर्स्टन ने यही कहा कि यही टाइम है, अगर आप जो अपना कैरेक्टर है और जो आपकी ग्रिट है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो सारी चीज़ें दिखाने का ये मौका है, कर दिखाओ। और हमने वो टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, हमने 2.5 दिन बैटिंग की थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब टीम जीत रही होती है तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और मैं टीम को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो भी हुआ है पीछे, फॉरगेट इट, आगे जाके अच्छा क्रिकेट खेलने की सोचो। आप टीम इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेटर वैसे भी हैं। टीम के खिलाड़ी ये बताते हैं कि जो सामने जो चीज़ें दिखती हैं या टीम हडल भी होता है, वहाँ पर जो सचिन बोलते हैं बातें, वो सबके जहन में रहती है। उसके बाद जाकर युवराज सिंह सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी एक के लिए जीत रहा हूँ। ये अलग बात है कि फाइनल के बाद हमें पता चला कि वो किसके लिए खेल रहे थे, किसके लिए उन्होंने जीता था। लेकिन यही चीज़ आपने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, टीम इंडिया को यही बात कही आपने, और इसीलिए हम आपके नज़रिए से इस वक्त टीम को समझना चाहेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा देश का सपोर्ट रहेगा, पूरे देश की प्रार्थनाएं रहेंगी। प्रार्थना में ताकत होती है, शायद टीम इंडिया वहाँ से फिर से एक बार ट्रॉफी लेकर आ जाए। इस वक्त जो टीम में हम बैलेंस देख रहे हैं, इस वक्त की जो टीम देख रहे हैं, इसमें सबसे की खिलाड़ी आपको कौन नज़र आ रहे हैं? आई थिंक सबसे की खिलाड़ी मुझे लगता है MS धोनी रहेगा।
कप्तान हमेशा सबसे की खिलाड़ी होता है। कैप्टनसी के हिसाब से आप कह रहे हैं या बल्लेबाजी? कैप्टनसी वो जैसे गेम को फिनिश करते हैं, हम जब चेस कर रहे होते हैं और वो गेम को फिनिश करते हैं, या लास्ट के ओवर्स में जैसे बैटिंग करते हैं, मुझे लगता नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में कोई वैसा फिनिशर है। बहुत कम फिनिशर्स वैसे आपको दिखेंगे, और ख़ास करके जब आपका कैप्टन होता है जो इतना इम्पोर्टेंट रोल खेल रहा है, तो बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर भी उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो जाता है। और कैप्टन को हमेशा एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और गाइड करना चाहिए। अगर कैप्टन खुद अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है तो वो एक टीम के पास भी एक अलग से एक एनर्जी आ जाती है, और मैं यही समझना चाहूँगा वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ऑब्वियसली विराट बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोहित का फॉर्म इज़ गोइंग टू बी क्रिटिकल। मैं समझता हूँ कि रोहित के पास भी स्ट्रोक प्ले जो है वो बहुत ही स्पेशल है। विराट की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रही है। अजिंक्य रहाणे मैं कहूँगा एक साइलेंट परफॉर्मर है, जो किसी के ऐसे नज़र में आते नहीं, मगर आप जब बाद में स्कोर बुक देखो तो अजिंक्य है स्कोर्ड रन्स, वैसे होता ही है। आप देखो पिछले कई टूर्स पे अजिंक्य ने रन्स किए हुए हैं, मगर इस ऑस्ट्रेलियन ट्रिप पे कंसिस्टेंटली रन्स किए, तो उसका फ़ायदा उन्होंने लेना चाहिए। ये मोमेंटम जो उनके साथ है वो वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए उन्हें। वो मैं समझता हूँ कि अजिंक्य इज़ एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग और सिंसियर प्लेयर है, तो उसका फ़ायदा रहेगा। और देन शिखर की बात करूँ तो शिखर भी है, राइडू भी कर सकता है। रैना डेंजरस हो सकता है क्योंकि रैना एक अलग पेस पे खेलता है, तो उसका भी वो भी एक इम्पैक्ट प्लेयर है, क्योंकि अगर धोनी के साथ कोई और बैट्समैन नीचे जाके मार पाए तो आई थिंक रैना कर सकता है वो काम। तो ओवरऑल प्लेयर्स विल हैव टू प्ले अराउंड धोनी और विराट। जिन इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं आपने, उसमें अगर हम सबसे पहले विराट को उठा लें, विराट यूँ तो जिस लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे दी जाए वो उसे पूरे करते हैं, लेकिन टीम के लिहाज से क्या वो नंबर 3 के लिए बेहतर हैं नंबर 4 की जगह? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में अभी उसने नंबर 4 पे रन्स किए, वनडे क्रिकेट में 4 पे किए, 3 पे किए। नंबर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि कोई एक फिक्स सिचुएशन कभी प्लेयर को दी नहीं जाती कि अगर नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हो तो 10वें ओवर में बैटिंग आएगी। बहुत बार नंबर 3 वालों प्लेयर को भी 26वें ओवर में बैटिंग आती है, 35वें ओवर में बैटिंग आती है, कभी कभी पहले ओवर में ही बैटिंग करने जाना पड़ता है। और नंबर 4 प्लेयर को भी कभी कभी दूसरे तीसरे ओवर में जाना पड़ता है, कभी कभी 40 ओवर तक आप ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे होते हो। तो ये एक मेंटल सेटअप होता है प्लेयर का, एक प्लानिंग होती है। मगर हर प्लेयर, जैसे ऑब्वियसली विराट अभी काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है और इतना सक्सेस उन्होंने पाया हुआ है, तो उनको ज़रूर ये पता होगा कि अगर नंबर 3 पे बैटिंग करने जाना है मुझे तो क्या सिचुएशंस आ सकते हैं और नंबर 4 पे क्या सिचुएशंस आ सकते हैं। मगर वो मैच शुरू होने के बाद ही आपको एक्चुअली पता लगता है कि मुझे अभी विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने जाना है। पहले दिन आप आपके प्लानिंग में जो चाहे प्लान करो, मगर आपको पता नहीं कि वैसे होने वाला है अगले दिन या नहीं। अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, तो आई वुड स्टिल बी फ्लेक्सिबल। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि टीम को, दूसरे टीम को भी सरप्राइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अलॉन्ग विथ विराट दूसरे भी प्लेयर्स अगर उनका नंबर आगे पीछे कर पाए, सिचुएशन जैसे डिमांड करती है उस तरह से अगर हम रिएक्ट करें तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। यानी आपको इस बात से, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर, जो क्रिकेट के आलोचक होते हैं, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि इतना ज़्यादा फेरबदल नहीं करना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स को छोड़कर टीम के हिसाब से आई थिंक अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, विराट ने अगर वनडे क्रिकेट में रन्स बनाए होते कंसिस्टेंटली, तो वो ही लोग कहते थे कि ब्रिलियंट मूव है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंडीशंस के लिए ये सही है। और अगर नहीं हुआ है, रन्स नहीं हो पाए, तो हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ और चेंज करें। आई थिंक वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट, और वहाँ भी एक मैनेजमेंट है जो डिस्कस कर रही है, जो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में बैठ के खुद उनका कैसा प्लानिंग होना चाहिए, कौन कैसे बैटिंग करा, उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। उनका टीम बैलेंस के हिसाब से भी प्लान कर रहे हैं।
तो वी मस्ट रिस्पेक्ट कि उनकी भी थॉट प्रोसेस क्या होती है। हमारे सबके ओपिनियंस है और उनका भी एक ओपिनियन है, मगर उनका ओपिनियन मैं समझता हूँ विल मैटर मोस्ट देन एनीथिंग एल्स। रोहित शर्मा बहुत शानदार सेंचुरी वहाँ पर बनाई, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली चोटिल हो गए। जब एक खिलाड़ी पूरी सीरीज उसके बाद लगभग 1 महीना वो बैठे रह गए, क्या असर पड़ेगा या वो 100 का कॉन्फिडेंस ही आगे जाएगा? नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत रिदम चला जाता है। कभी कभी बैट्समैन जब रन बना रहा होता है तो उसको खेलते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तभी इंजरी अनफॉर्चुनेटली आ जाती है तो फिर वापस मैं कहूँगा नहीं कि ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। जब किसी ने रन बनाए हो तो मे बी 50% आपको थोड़ा पीछे ले जाता है मोमेंटम, तो वहाँ से वापस कई बैट्समैन ईजिली कर पाते हैं, कई बैट्समैन वहाँ से खो पाते हैं अपना मोमेंटम। तो मैं यही बिलीव करना चाहूँगा कि अगर रोहित को इतना अच्छा स्टार्ट मिला है तो वो स्टार्ट के ऊपर वो कैपिटलाइज करे और वर्ल्ड कप के अभी ये टूर्नामेंट में एक वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स का एक टारगेट रखे। और मैं समझता हूँ कि जो जितना टैलेंट रोहित के पास है वही ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग इट। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज़ हुई थी 2008 में, तब रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था। शायद उसको भी वो याद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 100 रन भी और बना लिए थे पहले ही मैच में। शिखर धवन, अगर हम टीम इंडिया के प्रदर्शन को आप कह रहे हैं कि भले ही आपका ख़राब रहा हो लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, आप चैंपियन बनने आए हैं, आप उस तरीके से खेलेंगे। जब एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस अलग से अगर बुरा रहता है, उस इंडिविजुअल को आकर टीम के अंदर परफॉर्म करना, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अचानक एक और दबाव के साथ उतरना, निर्णायक बहुत होने वाला है उनका अच्छा प्रदर्शन, लेकिन मुश्किल कितना होने वाला है, खासकर तब जब आपके पास गैरी कर्स्टन जैसा एक कोच ना हो, पैडी अपटन जैसे लोग ना हो जो आपको सपोर्ट करने के लिए आपको चारों तरफ रहते हैं। इस वक्त शिखर को और टीम को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होगा? मैं समझता हूँ शिखर के पास टैलेंट है। हाँ, उसके जितने चाहिए हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल पे रन नहीं हो पाए, बट दैट डजंट मीन कि इसके आगे वो रन नहीं कर पाएगा। शिखर जब इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अलग अलग जगह गया है, उसने रन बनाए हुए, तो ये सरफेस एक्चुअली अगर शिखर वापस फॉर्म में आए तो उसको सूट कर सकते हैं इस सरफेस, क्योंकि शॉर्ट बॉल को अच्छा मार लेते हैं शिखर, कट वगैरह भी कर लेते हैं। हाँ, एक कभी कभी ऐसा पैच आ जाता है बैट्समैन का कि आपके रन नहीं होते, आपका थिंकिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी जो कहते हैं वो बॉडी में फ्लो नहीं कर रही होती है, तो वो आपके मूवमेंट्स को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करती है और कभी कभी वो दिखाई देता है। मगर एक इनिंग लगती है कोई भी बैट्समैन को पूरा उसका कॉन्फिडेंस और उसका प्लानिंग, उसकी थिंकिंग चेंज होने में। मैं समझता हूँ कि शिखर अगर वो शुरुआत करे अच्छी वर्ल्ड कप में और वो कंटिन्यू रखे तो शिखर एक बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और शिखर की जो एटीट्यूड है वो भी बहुत अच्छी एटीट्यूड है। वो ऐसे प्लेयर है कि वो चैलेंजेस से भागेंगे नहीं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और चैलेंजेस को फेस करके उनको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। तो शिखर, मैं होप करता हूँ कि सिर्फ शिखर नहीं मगर सारे प्लेयरों का फॉर्म अच्छा रहे और टीम इंडिया एज अ यूनिट। से इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 वही चेहरे हैं जो दोहराए गए हैं। ऐसे में अगर हम युवराज सिंह का वो क्रूशियल रोल देखें जो पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने निभाया था, क्या इस टीम में अगर सिर्फ प्लेइंग पोजीशन और रोल के हिसाब से देखें तो सुरेश रैना उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं या ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी उन्हें? नहीं, सुरेश को ऑब्वियसली खेल के काफ़ी टाइम हुआ है, वो जानते हैं अभी गेम के अलग अलग सिचुएशंस क्या होते हैं, वो कैसे रीड करने हैं और क्या जाके करना है उनको पता है। हर बार कोई भी बैट्समैन का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी आप जाते हो, कभी कभी आपका प्लान फेल होता है। कोई आप एक जो बैट्समैन कहते हैं कि रिलीज शॉट जिससे दरवाजे खुल जाते हैं रन्स के, वो कभी कभी खेलते हुए आप आउट हो जाते हो तो क्रिटिसाइज़ करते हैं सब कि ये शॉट खेलने की क्या ज़रूरत थी। मगर आप पीछे अगर पास में देखोगे तो वही शॉट खेल के उसने रन बनाए हुए हैं क्योंकि वो शॉट सक्सेसफुली खेला गया हुआ था और उसके बाद बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आया और वो लेंथ बॉलर की उन्होंने फोर्स किया है कि उन्हें वो लेंथ वो डाल ना पाए। तो ऐसे बैट्समैन होते हैं जो
कोई कोई शॉट्स खेलते हैं वो जो बाकी के बैट्समैन कंसिस्टेंटली नहीं खेल पाते, और वो बैट्समैन वो शॉट्स खेलते हुए आउट होने के चांसेस होते हैं। मगर दैट शुड नॉट बी द रीज़न कि है ना वो शॉट्स ही खेलने बंद कर जाए। और मुझे लगता है कि सुरेश के पास वो शॉट्स है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और इंडियन कंडीशंस में डिफरेंस रहेगा, थोड़े अलग शॉट सिलेक्शन उनको पिक करने होंगे। एंड आई एम श्योर कि वो भी पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, उनको पता है। एंड ही हैज़ प्लेड कोई इम्पॉर्टेंट इनिंग्स जहाँ पे क्रूशल पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इवन इन क्वार्टर फाइनल्स 2011 सुरेश लास्ट में गए हुए थे, थोड़ी पार्टनरशिप उनकी युवराज के साथ भी हुई थी। तो वो क्रिटिकल इनिंग्स खेल चुके हैं, मैं इनके साथ टाइम बिता चुका हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है और उनको सक्सेसफुल एक टीम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना उनके लिए कितना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। भारतीय टीम के 11 के बहुत सारे और पहलू हैं, लेकिन चूंकि हमारे चारों तरफ ये जो तस्वीरें बदल रही हैं, झंडे बदल रहे हैं, उसे देखकर इंडियन टीम के पूल के बारे में भी जान लेना चाहते हैं। अभी तिरंगा है, लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान का झंडा आता है तो वो पहला मुकाबला होने वाला है। हाई टेम्पो, पूरी तरीके से ऐसा मैच जहाँ पर दबाव रखें या न रखें आ ही जाता है। यही देखिए, पाकिस्तान का झंडा आ चुका है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला सबसे पहला। इंडिया के पूल को आप कैसे आंक रहे हैं, इंडिया के सफ़र को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है पहला गेम 15 तारीख को है, बहुत इम्पॉर्टेंट गेम है, क्योंकि मेरा एक तो इंडिया पाकिस्तान वैसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गेम बन जाता है, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स अलग रहता है, लोग उसके लिए अलग तरह से चीयर करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ग्राउंड पे, शोर थोड़ा ज़्यादा होता है। पिछली बार मैन ऑफ द मैच थे आपको। बिल्कुल, और उससे दोनों टीम को है ना एक अलग सी एनर्जी मिलती है, दोनों टीम को ज़्यादा ट्राई करते हैं। दूसरा दिन पता लगता है कि हाँ गला ख़राब है, हाँ कल पाकिस्तान के साथ मैच हुई थी इसलिए गला ख़राब है, प्लेयरों का भी। तो ये पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पाकिस्तान है इसलिए नहीं, मगर कोई भी टीम के साथ अगर हम खेलते थे तो ये बड़ी टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी होनी बहुत क्रिटिकल होती है। और वहाँ से आप है ना ये बड़ी इमारत बनाने के एग्जैक्टली कंपैरिजन में है। आप फाउंडेशन उसका सॉलिड बनाओ और उसके ऊपर एक अपनी कंस्ट्रक्शन बनाते जाओ। हर मैच स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले तो मैं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान के मैच के बारे में सोचो, आगे का मत सोचो। फिर उसके बाद जो मैच आएगी गो मैच बाय मैच, है ना, ज़्यादा आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा अगर हर मैच को एक इंडिविजुअल मैच की तरह ट्रीट किया और वो मैच जीतने का टारगेट रखा हमने, तो थिंग्स विल गेट ईजियर। और मैं कहूँगा कि प्लेयरों का फोकस सिर्फ उस मैच पे रहेगा। यू डोंट वांट कि ना पाकिस्तान का मैच चल रहा है और कोई वेस्ट इंडीज़ के मैच के बारे में सोच रहा है, वेरएज़ ये मैच ख़त्म ही नहीं हुई है। तो कोई भी 11 में कोई वैसा प्लेयर नहीं चाहिए जो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और प्रेजेंट में जो सिचुएशन